नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की मौजूदगी में हो रही बैठक और उसके ऊपर चल रही सियासत पर। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग का प्रतिनिधिमंडल रायपुर पहुंचा है, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में पधारे वित्त आयोग के दल से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहे। बैठक को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण बैठक है और मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं को रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक प्रगति, अधोसंरचना विकास, बस्तर सरगुजा के लिए विशेष मांग रखी जाएगी। बैठक में शामिल होने से पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने पिछली भूपेश बघेल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में राशि के खर्चों को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। 15वें वित्त आयोग और मनरेगा सहित अन्य मदों की राशि के खर्चों को लेकर गड़बड़ी की शिकायत की गई। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भाजपा पर प्रदेश को कर्ज में डुबाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है और सरकार कहती है कि नौकरी नहीं है। क्या वित्त आयोग छत्तीसगढ़ की कमजोर माली हालत का संज्ञान लेगा, जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। आयोग आज जनप्रतिनिधियों से, विभिन्न विभागों से आज विचार विमर्श करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और वित्त विभाग के माध्यम से विकास की योजनाओं के लिए राशि मिलती है और इसलिए एक बड़ा लाभ वित्त आयोग के दौरे से होगा कि वित्त आयोग के कामों को लेकर जनप्रतिनिधियों के और सबके सुझाव लेकर उसकी योजना बनेगी। निश्चित रूप से वो लाभदायक होगा और लोगों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। एक तो 16,000 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ को कर्जा में डुबा दिए। उसके बाद कहते हैं बेरोजगारों से नौकरी कहाँ है, कहाँ मिलेगी नौकरी, नौकरी हम निकाल भी देंगे तो उसमें सब लोग आप लोग आ पाओगे क्या, 1% लोग आ पाओगे। ये बयान से उनकी हताशा को दर्शाता है। वित्त मंत्री वर्तमान और आने वाले 1-2 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन ये वित्त मंत्री 1947 का प्लान कर रहे हैं, सॉरी 2047 का प्लान कर रहे हैं। 2047 तक वो खुद रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब ऐसा वित्त मंत्री अगर छत्तीसगढ़ को मिले ना तो ये भगवान भरोसे का और कुछ नहीं है। चलिए, ये बैठक तो इसलिए हो रही है कि आने वाले 5 सालों में तो तमाम राज्य हैं, उनके वित्तीय स्थिति को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, लेकिन रणनीति से पहले ही सियासत हो रही है। उसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जुड़ रहे हैं बीजेपी से, प्रगति वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो जाहिर तौर पर 16वें फाइनेंस कमीशन की का ये जो दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए, खासतौर से जिस तरह की वित्तीय चुनौतियों से छत्तीसगढ़ गुजर रहा है। इन सब के बीच में ये ज़रूरी होगा राज्य सरकार के लिए कि राज्य की जो ज़रूरतें हैं वो वित्त आयोग के सामने रखी जाए और कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन उस हिसाब से प्लानिंग करे ताकि राज्य सरकार को उसका फ़ायदा मिले। लेकिन मेरा यही सवाल है दिनेश जी कि इससे पहले अगर अब हम 16वें फाइनेंस कमीशन की बात करें, उससे पहले शायद हमें 15वें फाइनेंस कमीशन के जो सजेशंस थे और रिकमेंडेशंस थे उस पर भी बात करनी चाहिए कि उसका कितना लाभ मिला। और क्योंकि ये 2026 तक वही जो रिकमेंडेशन से वर्क करेंगे तो उस पर मैं जानना चाहूँगा कि उसको लेकर राज्य सरकार की क्या रणनीति है। देखिए, सर्वप्रथम तो कांग्रेस को अब क्या बोला जाए, ये तो प्रदेश की जनता देख रही है। अगर 16वां वित्त कमीशन आया है तो कुछ देने आया है, लेने नहीं आया है। जब केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ को कुछ ना कुछ दे के जाती है तो कांग्रेस विधवा विलाप करती है। रही बात 15 वित्त कमीशन हो चाहे 16 वित्त कमीशन हो, हमेशा ये कुछ दे के जाते हैं। लेकिन हम सब देखे हैं 5 साल में कांग्रेस ने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, जिसका दुष्परिणाम हुआ था। जो मेरा छत्तीसगढ़ यौवन था 24 साल 25 साल का, जो छत्तीसगढ़ का था उसको 50 साल पीछे इन्होंने ढकेल दिया था। और आज बात कर रहे हैं इनके दीपक बैज जी, वही दीपक बैज जी जो भ्रष्टाचार की जननी है, उनकी पार्टी। चाहे राशन घोटाले की बात करूं, चारा घोटाले की, गोबर घोटाले की, राशन घोटाले की, दारू घोटाले की, आज रानू साहू की बेल भी रद्द हो गई है, कोयला घोटाले की। घोटालों की सरकार
ये छत्तीसगढ़ महतारी को खाने वाले, छत्तीसगढ़ महतारी का पैसा को सोनिया गांधी के नहीं, माध्यम से लेकिन इटली दिनेश जी, भेजने वाले। अगर ऐसी बात है तो अगर हम जीएसडीपी रैंक देखें तो लगातार रमन सरकार के बाद भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार और अब आपकी सरकार में भी जीएसडीपी बढ़ा ही है। अब 18वें नंबर पर आ गए हैं हम, वापस तो नहीं गए। देखिए, फिर मैं बोलूंगा, इन्होंने 50 साल पीछे ढकेल दिया। अगर किसी भी राज्य को आगे ले जाना है तो उसके यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब में आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि इन्होंने तो कर्ज के बोझ तले छत्तीसगढ़ को डुबो दिया है। अब हमको ठीक। कर्ज भी छूटना है। कर्ज वाले मसले पर आएंगे, वैसे भी आपकी सरकार को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, उस पर भी निश्चित रूप से आएंगे। लेकिन उससे पहले प्रगति जी, आपसे यही जवाब चाहूंगा, ये जो बात कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जो बात की जा रही दिनेश जी के द्वारा कि पीछे धकेल दिया है, निश्चित रूप से अगर हम जीएसडीपी की रैंकिंग में देखें तो स्टेट वाइज छत्तीसगढ़ आगे बढ़ा है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम के मामले में हम अगर छत्तीसगढ़ को देखें तो हम 29 राज्यों में 23वें नंबर पर हैं। आपका ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। देखिए, जब पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो ये प्रदेश, शायद बीजेपी प्रवक्ता दिनेश जी उस समय टीवी नहीं देखते रहे होंगे, ये प्रदेश एक मॉडल प्रदेश के रूप में जाना जाता था, छत्तीसगढ़ प्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश ने कोरोना काल में जब पूरे देश की स्थिति खराब थी तो सबसे अच्छी आर्थिक स्थिति किसी की थी तो छत्तीसगढ़ की थी। दिनेश अग्रवाल जी, आपको बता देना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन छत्तीसगढ़ से होता था, जिसे सबसे ज्यादा दारू यही बेच रहे थे आप ऑनलाइन। बहुत बड़ाई मत करिए। दिनेश जी, मैं आपकी बात शांति से सुनी, शांति से बात सुनिए। चलिए, हम आपका ठीक है, जवाब देंगे। तो आप जीएसटी का पैसा, नरेंद्र मोदी जी अपनी दो भावी नीति के कारण हमको जीएसटी का पैसा हमारा नहीं, रोक, पहली बात तो दिनेश जी वो त्रुटि सही कर दूंगा, शराब जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। आज का जो मुद्दा है, कोरोना काल में बहुत अच्छा जो काम मुद्दा किया। है, मैं उस पे बात करना चाहती हूँ। आज का जो मुद्दा है, मैं उस पे बात करती हूँ। इस प्रदेश के वित्त मंत्री जी स्वयं कलेक्टर रहे और कलेक्टर रहने के बाद एक बार चुनाव हारे, दूसरे बार चुनाव जीत कर वो वित्त मंत्री बने। उसके बावजूद वो युवाओं से बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रदेश, इतनी नौकरियां कहां से आएंगी, यदि नौकरियां आ भी गई तो हर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? तो पहले ये देखिए कि राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। युवाओं का मनोबल तोड़ना नहीं होता राज्य वित्त आयोग का। दूसरी बात, 16,000 करोड़ के कर्जे में है। पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने 15वें वित्त आयोग में पुरानी पेंशन की स्कीम लाई थी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया था, उनका भत्ता बढ़ाया था। अभी इनसे आप बात करते हैं तो ये फिर वही पुरानी बातों का रोना शुरू कर देते हैं, वही कहते हैं ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक भी आरोप तय नहीं हुआ। ये रानू साहू जी की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहती हूँ कि रानू साहू जी को सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है तो ये नया आरोप लगाकर उन्हें फिर से जेल में डाल देते। तो आरोप तो तय कर नहीं पा रहे हैं, ये मुद्दे पर बात करने की बजाय मुद्दे से भटक रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि बीजेपी प्रवक्ता को कहे अभिषेक जी कि आज जो मुद्दा है उस मुद्दे पर बात करें। निश्चित रूप से मैं पहले उस पर रमेश पांडे से जवाब ले लेता हूँ। जो बात हो रही है, हम हमेशा रैंकिंग्स पे और नंबर से उलझ के रह जाते हैं, लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय नहीं है रमेश जी की एक तरफ अगर हम देखें जीएसडीपी में लगातार ग्रोथ हो रही है, छत्तीसगढ़ की लगातार ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें गरीबी में, जो गरीबी है राज्य में अभी भी, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं दिनेश जी को और प्रगति जी को नमस्कार करता हूं। और आज का जो विषय आपने वित्त आयोग से संबंधित रखा है, तो हम ये अपने भाई और बहन से ये कहेंगे कि वित्त आयोग की व्यवस्थाओं और उनकी प्रक्रियाओं के बारे में समझने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। वित्त आयोग एक डिमांड ड्राइवन स्कीम पर पैसा देता है। जैसे आप किसी काम पर, जैसे सड़क पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वित्त आयोग की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना काम करें उतना पैसा उससे मांगते जाएं और काम करते जाएं, वित्त आयोग पैसा देता जाता है। वित्त आयोग इस बात को समझने के लिए यहाँ आया है कि आप जो मुझसे डिमांड कर रहे हैं उसके खर्चे आप कर करके उसको ढंग से लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये वित्त आयोग का विशेष रूप से काम होता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को अगर इस पर कोई आपत्ति है, पहली बात तो कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए,
और कांग्रेस को ये चाहिए कि वह इस समिति का स्वागत करते हुए उस समिति के समक्ष मिल करके उससे अगर अपना कोई सुझाव हो, अपना कोई ऐसा एजेंडा हो कि जो सरकार को करना चाहिए और नहीं कर पा रही है, सरकार का ध्यान उधर नहीं जा रहा है, वो चीजें वित्त आयोग की कमेटी के सामने रखना चाहिए। केवल ये नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, इन्होंने ये नहीं किया। दूसरी बात, नौकरियों का जहां तक सवाल आता है, तो अभिषेक जी आप जान रहे होंगे भूपेश बघेल की सरकार में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0% हो गई। तो क्या जो लोग बेरोजगारी दर 0% हो गई, सारे लड़के तो नौकरी पा गए थे। मुझे तो वाकई हैरानी है इस बात पे, क्योंकि CMI के आंकड़े तो ऐसा नहीं कहते हैं कि 0% पे तो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो नहीं आया हो। ये तो आंख बंद करने की बात होगी रमेश जी। आपने देखा होगा कांग्रेस की प्रगति जी जानते होंगे, एक बार नहीं भूपेश बघेल जी, दिनेश जी भी बताएंगे, कम से कम 5 बार इस बात का घोषणा बाकायदा इश्तहार छपवा करके, विज्ञापन छपवा करके दिया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0% हो गई, कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। तो आज नौकरी का सवाल उठना कहां से कांग्रेस उठा रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की हकीकत तो हम खैर सभी जानते हैं कि रमेश जी जो शुरुआत में आपने एक पॉइंट उठाया था, परफॉर्मेंस लिंक्ड स्कीम्स जो केंद्र की तरफ से चलाई जा रही हैं, इसको लेकर काफी ज्यादा राज्य सरकारों ने सवाल उठाए हैं कि केंद्र योजनाओं को तला देता है। जैसा कि आपने कहा कि वित्त आयोग नीति तय करता है जिसके आधार पर बजट का आवंटन किया जाता है, लेकिन क्या इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि राज्य सरकार के बजट की कितनी क्षमता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये योजना जो है उसमें क्योंकि रेशियो रहता है 6:4 का, 3:4 का, कहीं 8:1 का, 8:2 का, ये रेशियोज रहते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बजट पर, राज्य सरकार के बजट पर एक अतिरिक्त बोझ बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि कोई स्कीम लागू नहीं हो पाती, तो फिर केंद्र और राज्य के बीच में सिर्फ राजनीति होती है, उस योजना का को जमीन पे लागू नहीं किया जाता। और कई सारी स्कीम्स हमने छत्तीसगढ़ में देखा। देखिए, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये जो बजट का रेशियो होता है, ये 2000 मेरे ख्याल से 2010 के पहले इस बजट के रेशियो में बड़ा फ्लक्चुएशन था, कहीं 40-60 का था, कहीं 80-20 का था। पर रमेश जी, तब हमें ये बात नहीं बोलना चाहिए, तब वैट का सिस्टम था, जब GST लागू नहीं था। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आप समझ जाएंगे। तो 2010 के बाद केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी राज्य के मुख्यमंत्रियों की और केंद्र के वित्त मंत्री की। उसमें यह तय हो गया था कि केंद्र और राज्य के सरकारों का रेशियो अधिकतम 60-40 का हो गया है। सारे स्कीमों में लगभग 60-40 का रेशियो रहता है। तो अब जो स्कीमें बन रही हैं, जैसे मान लीजिए आवास की योजना की स्कीम है, नहीं ये इस पर रमेश जी करेक्ट करना चाहूंगा, ये राज्यवार अलग अलग होता है। खासतौर से अगर आप ट्राइबल एरियाज में चले जाएंगे या पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वहां पर केंद्र का रेशियो ज्यादा होता है। वही अगर आप चाहे सेंट्रल स्टेट्स को ले ले या फिर नॉर्दर्न सदर्न स्टेट्स को ले ले, तो वहां पर आप देखेंगे स्टेट का रेशियो ज्यादा होता है। ये उनके जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो उनका इनकम डिस्टेंस और GSDP होता है उसके आधार पर तय होता है, ऐसा 15 फाइनेंस कमीशन कहता है, उस आधार पर तय किया जाता है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूँ, क्योंकि ये सवाल TS सिंहदेव जी ने भी उठाया था GST लागू होने के बाद, कि जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसके अनुसार सिर्फ 71% रेवेन्यू ही जो है स्टेट को मिल पा रहा है डिवैल्यूएशन के जरिए, क्योंकि 50% तो आपको सीधा हस्तांतरित होता है, बाकी डिवैल्यूएशन से अलग अलग योजनाओं के थ्रू मिलता है। तो उनका यह कहना है कि GST लागू होने से पहले जो राशि हमें आवंटित होती थी, अब वो घट के 71% हो गई है। खासतौर से इनपुट जो प्रोडक्शन जनरेट करने वाले राज्य जैसे कि छत्तीसगढ़, जहां पे सबसे ज्यादा खनिज संपदा उत्पादन होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है राज्य के लिए। देखिए, राज्य के लिए विशेष रूप से चुनौती, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं कि योजनाओं में जो राशि केंद्र और राशि के बंटवारे का हिस्सा है, तो राज्य सरकार ने जो बजट पेश किया है, मेरे ख्याल से अभी तो चूंकि इस सरकार के कुछ महीने ही हुए हैं, पिछले महीने बजट ही इन लोगों ने प्रस्तुत किया था लोकसभा चुनाव से पहले। अब उसका ये लोग क्रियान्वयन किस आधार पे करते हैं, किस ढंग से करते हैं, ये आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। अभी तो ये लोग केवल नीतियों पर काम कर रहे हैं। दिनेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी NSO की रिपोर्ट आई थी, काफी सारे राज्य जो है बीजेपी के, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। असंगठित क्षेत्र में रोजगार की संख्या आंकड़े जो है वो बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक तरफ हम जहां अगर अब बात कर ले इंडस्ट्रीज की और एग्रीकल्चर की, तो उसमें तो छत्तीसगढ़ ठीक ठाक काम कर रहा है। इंडस्ट्रीज में अगर हम मान ले टेक्सटाइल में, सीमेंट में, खनिज में, उसमें तो ठीक ठाक है। बाकी अगर दूसरी अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट बीते कुछ सालों में देखने को नहीं मिली है। वही हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ धान के क्षेत्र में, जहां आप बड़ी मात्रा में MSP दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर
एक बड़ी चुनौती है राज्य सरकार के लिए, जिसको लेकर कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिला। और ये इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को देखिए, सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है। जी देखिए, ये बात सच है कि बेरोजगारी तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, मेरे रमेश भैया जिस हिसाब से बताए आपको, ये वही कांग्रेस पार्टी है और प्रगति बहन उसी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है जो यहाँ बैठकर झूठ बोल रही कि 0% बेरोजगारी थी। अगर 0% बेरोजगारी थी तो आज बेरोजगार कहाँ से पैदा हो गए बीजेपी के आते। दूसरी, इंडस्ट्री जितनी डेवलपमेंट हुई है वो बीजेपी के राज में डेवलपमेंट हुई है। उद्योग बहुत बड़ी संख्या में 15 साल में आए, लेकिन 5 साल में इनकी उद्योग नीति भूपेश सरकार की पूरी तरीके से फेलवर हुई, जिसका नुकसान आज हमको उठाना पड़ रहा है। तीसरी बात, आप कृषि के क्षेत्र में बोले, कृषि के क्षेत्र में आज बहुत सारी स्कीमें हैं पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी के, चाहे मैं बात करूं किसान क्रेडिट कार्ड हो, फसल बीमा हो, किसान को एक मुफ्त पेमेंट हो। नहीं, एग्रीकल्चर में तो आप अच्छा कर ही रहे हैं। मेरा सवाल वही है जो एजुकेटेड है, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने भी दावा किया कि अपने अपने कार्यकाल में उन्होंने, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रगति जी 24 यूनिवर्सिटीज खोलने की बात उन्होंने कही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के दावे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता जमीन पे कितने हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, लेकिन अगर आप डेवलप कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इन एजुकेटेड लोगों को रोजगार देना होगा। सच्चाई यह है कि बीते साल में चाहे रमन सरकार हो या भूपेश बघेल सरकार, माइग्रेशन को आप रोक नहीं पाए हैं। युवाओं को मजबूरन बाहर जाना ही पड़ा है रोजगार के लिए। देखिए, अभी मैं बात करूं स्किल इंडिया, बीजेपी का बहुत बड़ा विजन है। गांव-गांव में स्किल इंडिया के तहत एम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए काम किए जा रहे हैं। दूसरा, शिक्षा की बात की आपने, तो मैं आपको बता देता हूं 15 साल में यहाँ IIT, IIM, IIIT जैसी HNUL जैसी यूनिवर्सिटी वो 15 साल में रमन सिंह के सरकार में खुली थी। इनके शासन में कोई भी बड़ा पर कितनी बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करती है दिनेश जी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो प्राइमरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन ही बन के रह गया है, उसके बाद की आप बात कर रहे हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में वही बताना चाहूंगा कि हमने गांव-गांव में आज भी बात हो रही है, अगर सरगुजा की, बस्तर की, कोरबा की, आप देखिए उन क्षेत्रों में, ट्राइबल एरियाज में तो स्कूल ही नहीं है। सर मेरा एक्चुअली सवाल है, मैं चाहता हूं थोड़ा इस पर बात जरूर होनी चाहिए क्योंकि बहुत कम बात होती है। ट्राइबल क्षेत्र को लेकर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी सरकार रही हो, दोनों का अप्रोच बहुत सिमिलर रहा है कि ठीक है, हम उनकी संस्कृति को संरक्षित करेंगे, उनके क्षेत्र में जाकर स्वास्थ्य व्यवस्था को थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर देंगे, खेती में या दूसरे उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे, लेकिन उसके अलावा उनका जो बुनियादी डेवलपमेंट है वो हम नहीं कर पाए इतने सालों में। 20 साल, 24 साल, आप जितने चाहे कह लीजिए। पहले आपसे जवाब लूंगा दिनेश जी, फिर प्रगति जी आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जी, आपको मैं बता दूं, एकलव्य कॉलेज की जो परिकल्पना है, जो एकलव्य कॉलेज खोल रहे हैं वो ट्राइबल के कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है। दूसरी बात कर लेता हूं, आप शिक्षा की बात किए ट्राइबल में, अगर डिमरापाल में 220 बेड का हॉस्पिटल मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन थी। अगर जगदलपुर को मेडिकल कॉलेज मिला था तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन थी। जो ट्राइबल है, एकलव्य कॉलेज जो सरगुजा बस्तर में आज बन रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अमरकंटक हमारे क्षेत्र से लगा हुआ है, वहां एकलव्य कॉलेज खोला गया। ट्राइबल के क्षेत्र में बहुत बड़े रूप में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र केंद्र में 10 साल काम करने का मौका मिला। और अगर ये ट्राइबल में एकलव्य कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटी ले आते तो आज मेरा बस्तर या आदिवासी सुदूर जो जंगली इलाके का बच्चा है वो अच्छी एजुकेशन ले सकता था। लेकिन शिक्षा की बात करूं चाहे स्वास्थ्य की बात करूं, इनके राज में मात्र एक एम्स हॉस्पिटल होते थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करूं तो जब से बीजेपी, चाहे वो हमारे अटल जी आए चाहे नरेंद्र मोदी जी आए, जितने एम्स 22 या 28 एम्स खुले वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में खुले। जवाब चाहूंगा प्रगति जी, आप लोग कहते हैं कि आपने राज्य की अस्मिता, राज्य की संस्कृति को संरक्षित किया, उसे आगे बढ़ाया, ट्राइबल्स को लेकर आपने योजनाएं चलाई, लेकिन अगर अब बात की जाए जमीनी हकीकत यह है कि आज भी वहां पर कुछ क्षेत्रों पे, हालांकि नक्सलवाद में थोड़ी स्थिति बेहतर जरूर हुई है, लेकिन ट्राइबल्स की स्थिति नहीं सुधरी है। देखिए, पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी की सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। आत्मानंद स्कूल का वो मॉडल लेकर आए थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंद कर रही है। आत्मानंद स्कूल में आपने देखा होगा, दूसरी बात, आत्मानंद स्कूल से हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाए। दूसरी बात, बाजारों में जो बाजार लगती थी, साप्ताहिक बाजार जो लगती थी, उसमें हमने स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की। महिलाओं के लिए हमने बस्तियों में बस भेजने का काम किया, जो
बसों में यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं इलाज करके आती थी। पूरी बात होने दीजिए अभिषेक। मैं मेरा आप सभी से सवाल है, क्या आप लोगों ने कभी न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, यूरोपियन कंट्रीज के ट्राइबल्स को देखा है? वो हाईली एजुकेटेड हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं। हालांकि ये कह सकते हैं आपकी नहीं, वो तो वेस्टर्न कंट्रीज हमसे बहुत आगे, लेकिन उनका अप्रोच ट्राइबल्स को लेकर कितना अलग है ये भी तो देखिए ना, कि उनको आपने जंगल तक सीमित कर दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि उनसे उनका जंगल छीन लीजिए, लेकिन उस जंगल में विकास नहीं हो सकता क्या उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्राइबल क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में जो अभी भी डिप्राइव्ड है। 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। भूपेश बघेल जी कहते हैं 40% लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाला है, पर वो उसकी सच्चाई क्या है अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा। रमेश जी, आपका जाऊँ, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विषय आपने उठाया, तो केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिले का चयन करने की एक स्कीम बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के 10 जिले उस आकांक्षी जिलों में चयनित हैं। आकांक्षी जिलों का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे केवल ट्राइबल एरियाज के लिए है, और उन ट्राइबल एरियाज में केंद्र सरकार पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही एजुकेशन पर विशेष फोकस कर रही है। अभी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में एजुकेशन के क्षेत्र में ट्राइबल एरियाज के बच्चों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली में मुख्यमंत्री ने ट्राइबल एरियाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए जो छात्रावास बने थे उसमें 100 सीटों की अभी हाल है भी मेरे ख्याल से 15 दिन के पहले वृद्धि की हुई है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिकल सेल की बीमारियों के बारे में अभी देखा होगा आपने, तो छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से 1 लाख से अधिक की संख्या में सिकल सेल के कार्ड केवल ट्राइबल एरियाज में बांटे गए हैं, उनको इलाज के लिए व्यवस्था कराई गई है। तो ये कहना कि गवर्नमेंट ट्राइबल एरियाज को डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक गलत नैरेटिव सेट किया गया है। ट्राइबल एरियाज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार, मैंने कहा अप्रोच बदलने की जरूरत है। क्या हमें नजरिया बदलने की जरूरत है? जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं मानूंगा कि एक जो कंप्लीटली पूरी तरह से हमारा सेटअप है उसको बिल्कुल चेंज करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब समय इस चर्चा को आगे बढ़ाने की इजाजत नहीं देता, तो 16th फाइनेंस कमीशन की आज महत्वपूर्ण ये दौरा, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता हैं इस बैठक में मौजूद हैं और अधिकारी भी, और जाहिर तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसके आधार पर तय होगा कि आने वाले सालों में राज्य के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और उनको लेकर नीतियां तैयार होगी और उसका क्या प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।